सेंसर बोर्ड में घूसखोरी की सीबीआई जांच। आज की ताजा खबर 6 अक्टूबर 2023। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई 007 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। नई दिल्ली अभिनेता विशाल द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पर लगाए गए घूसखोरी के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। जांच एजेंसी ने प्रमाणन सेंसर बोर्ड के एक अज्ञात लोक सेवक के अलावा मर्लिन मेंगा, जीजा रामदास, राजन एम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई ने कार्रवाई के तहत बुधवार को मुंबई सहित 4 अलग अलग स्थानों पर आरोपियों एवं आरोपियों से जुड़े अन्य व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी ली। इस दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। विशाल ने आरोप लगाया था कि उन्हें अपनी फिल्म मार्क एंटनी के हिंदी वर्जन के लिए प्रमाण पत्र को लेकर 6.5 लाख रुपए का भुगतान रिश्वत के रूप में करना पड़ा था। उन्होंने मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने का आग्रह किया था। मार्क एंटनी 28 सितंबर को थिएटरों में रिलीज हुई थी। क्रिकेट विश्व कप का औपचारिक आगाज। अहमदाबाद में गुरुवार से इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच से वनडे क्रिकेट का महासंग्राम शुरू हो गया। मैच से पहले सचिन तेंदुलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप ट्रॉफी लेकर आए और टूर्नामेंट का औपचारिक आगाज किया। एशियाड में भारत को 3 स्वर्ण सहित 5 पदक। हांगझोउ एजेंसी। चीन में चल रहे एशियाई खेलों में 12वें दिन भारत ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता। आर्चरी में ओजस देवताले और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने पुरुषों और महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी पीले तमगे जीते। पहलवान अंतिम पंघाल ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। इस बार कई रिकॉर्ड बनने का इंतजार। 7वां शतक लगाते ही रोहित विश्व कप में सर्वाधिक सैकड़े लगाने वाले बन जाएंगे। रोहित अगर विश्व कप जीते तो वह कपिल देव, महेंद्र धोनी के क्लब में शामिल होंगे। अश्विन और कोहली 2 विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। भारत के पास विश्व विजेता बनने का पूरा मौका। पीयूष भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर और 2011 में विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे पीयूष चावला मानते हैं कि इस बार भारत के विश्व विजेता बनने की उम्मीद ज्यादा है। पीयूष ने हिंदुस्तान के विशाल शुक्ला से कई पहलुओं पर खास बातचीत की। पेश है मुख्य अंश। क्रिकेट में एक फ्रेम में नहीं बांध सकते हैं। कभी कमजोर मानी जाने वाली टीम भी मैच हरा देती है। ऐसे में खिलाड़ियों को अति आत्मविश्वास से बचना होगा। दूसरी टीम कैसे गेम चलाती है यह मायने नहीं रखता, आप उनके सामने अपने खेल को कैसे ऊपर ले जाते हैं यह मायने रखता है। पीयूष चावला। इस बार टीम इंडिया सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। ऐसा क्यों? अगर हम पिछले 3 विश्व कप को देखें तो मेजबान ही ट्रॉफी जीत रहा है। यह टीम का मनोबल बढ़ाने वाली बात है। कप्तान रोहित शर्मा, गिल, कोहली और केएल सभी फॉर्म में हैं। शीर्ष क्रम पर कोई संदेह नहीं है। ईशान किशान को ऊपर और मध्य क्रम दोनों ही परीक्षा में सफल हुए हैं। खास बात है कि गेंदबाजी भी इस बार हमारा बड़ा हथियार है। घरेलू पिचों पर उनकी भूमिका निर्णायक रहेगी। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को आप कैसे देखते हैं? जैसा कि मैंने कहा, भारतीय टीम गेंदबाजी में भी काफी आगे निकल चुकी है। बुमराह की वापसी से बड़ी ताकत मिली है। मोहम्मद सिराज विश्व में नंबर 1 गेंदबाज हैं। मोहम्मद शमी आपको नई और पुरानी दोनों गेंद से विकेट लेकर देते हैं। कुलदीप यादव अपनी शीर्ष फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अश्विन ने भी अपने अनुभव का कमाल दिखाया। इसके अलावा जडेजा, हार्दिक, शार्दुल टीम को अतिरिक्त विकल्प देते हैं। कोई कमजोरी नजर आती है या किसी क्रम पर कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय पिचों के अनुसार प्रबंधन को तय करना होगा कि 7 और 8 पर किस विकेट पर कौन खेलेगा। मेरा मानना है कि इस क्रम के खिलाड़ी मैच बना और बिगाड़ सकते हैं। हमारे ऑलराउंडर काफी अहम रहेंगे। फील्डिंग में कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर स्थितियों के अनुसार अंतिम 11 का चयन हो। हम एक भी वार्म अप मैच नहीं खेल सके, इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? वार्म अप मैचों से पहले हम एशिया कप जीत कर आए और फिर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में मात दी। यहाँ हमने मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की है। ऐसे में टीम की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। फिर आप वार्म अप मैच खेलें या न खेलें, मेरे ख्याल से इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। टीम लगातार क्रिकेट खेल रही है और सभी खिलाड़ियों ने फॉर्म हासिल कर ली है। घरेलू मैदानों पर फायदा मिलेगा। यकीनन दर्शकों का भारी समर्थन मिलता है, पर खराब खेल पर आलोचना भी झेलनी होती है। मुझे लगता है आपको अपना खेल दिखाना चाहिए। देशवासियों की भावनाएं, उनकी प्रार्थनाएं, दुआएं आपके साथ हैं। अब मैदान पर आपकी बारी है। यूपी को खेती के लिए 300 ड्रोन देगा इफ्को। लखनऊ इफ्को यूपी को 300 ड्रोन की सौगात देगा। हर ड्रोन एक दिन में 25 एकड़ खेती में नैनो यूरिया व डीएपी का छिड़काव करेगा। यह घोषणा गुरुवार को इफ्को के चेयरमैन उदय शंकर अवस्थी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित यूपीपीसीएफ की 50वीं एजीएम के दौरान की। कहा कि इनमें से 10% ड्रोन महिलाओं को दिए जाएंगे। अवस्थी ने यूपीपीसीएफ को नैनो यूरिया व डीएपी की हर बोतल पर 10 रुपए अतिरिक्त छूट देने का भी ऐलान किया। खास बात यह है कि केमिकल फर्टिलाइजरों के सबसे बड़े उत्पादक इफ्को के चेयरमैन उदय शंकर अवस्थी ने आह्वान किया कि अपनी जमीन से केमिकल फर्टिलाइजर को दूर हटाएं। उन्होंने कहा कि जब तक इससे दूर नहीं हटेंगे
अब तक बीमारियां घेरती रहेंगी। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया इसका बेहतर विकल्प है। इफ्को यूपी को सिर्फ 300 ड्रोन ही नहीं देगा, साथ में एक गाड़ी भी होगी जिस पर ड्रोन से जुड़ा सामान, पानी का ड्रम व 2 बैटरी रखी जा सकेंगी। इन ड्रोनों से 7,500 एकड़ खेतों पर एक दिन में छिड़काव हो सकेगा। ड्रोन पायलट के रूप में नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। यूपी में सहकारिता विभाग की ओर से नैनो यूरिया व डीएपी को प्रयोग को लेकर अच्छा काम होने के चलते उन्होंने 10 रुपए प्रति बोतल अतिरिक्त छूट देने का भी ऐलान किया। कहा कि पहले से सहकारी संस्थाओं को जो भी राशि मिल रही है वो यथावत रहेगी। नैनो यूरिया पर पीसीएफ को मिलेगी 10 रुपए की अतिरिक्त छूट। इफ्को चेयरमैन ने की घोषणा, कहा अपने खेतों से केमिकल खाद भगाएं। शासन की अनुमति पर ही निकाय रख सकेंगे संविदाकर्मी। लखनऊ निकायों द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कर्मियों को रखने के नाम पर होने वाली मनमानी पर रोक लगा दी गई है। निकायों को इसके लिए अब शासन से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में स्थानीय निकाय निदेशालय को निर्देश भेज दिया गया है। स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर निकायों को तत्काल इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश भेज दिए गए हैं। साथ ही संविदा पर रखे गए कर्मचारियों का मनमाने तरीके से मानदेय रोकने की शिकायतों पर भी तय किया गया है कि ऐसा करने से पहले कारण बताना अनिवार्य होगा। बिना वजह किसी का मानदेय नहीं रोक जा सकेगा। राजू भाई पार्टी सांसद की गिरफ्तारी पर आपका प्रदर्शन, संजय की गिरफ्तारी पर सियासत गरमाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार को केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी से नेताओं का पारा चढ़ गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आप नेताओं पर दर्ज किए गए मामले झूठे हैं, इनकी जांच करना एजेंसियों के समय की बर्बादी है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर सत्ता में आए थे वे भ्रष्टाचार में डूबे पाए गए। आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उनके नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर उन्हें चुप कराने का प्रयास कर रही है। यदि उनके खिलाफ कोई सबूत है तो उसे सार्वजनिक करें। आप नेता गोपाल राय ने कहा, हम देश, संविधान और लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि देश इस पूरे प्रकरण को देख रहा है। गिरफ्तारी के विरोध में आपने कई जगह प्रदर्शन किया। बंगाल के मंत्री के आवास पर दबिश प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार सुबह पश्चिम बंगाल के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथेन घोष के कोलकाता स्थित आवास सहित कई स्थानों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई राज्य में नगर निकाय द्वारा वर्ष 2014 से 2018 के बीच की गई 1500 भर्तियों में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में हुई। द्रमुक सांसद पर सख्ती। चेन्नई में आयकर अधिकारियों ने द्रमुक सांसद एस जगतरक्षकन के ठिकानों पर तलाशी ली। सूत्रों ने कहा, शैक्षणिक संस्थानों सहित अन्य स्थानों पर तलाशी ली गई। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे प्रतिशोध की राजनीति बताया। गौड़ा के परिसरों पर तलाशी। उधर कर्नाटक के शिवमोग्गा में ईडी ने कांग्रेस नेता और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष आर.एम. मंजूनाथ गौड़ा के परिसरों पर छापेमारी की। शिवमोग्गा पुलिस ने नकली सोने के बदले ऋण जारी करने के मामले में अगस्त 2014 में गौड़ा को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह को 10 तक ईडी की हिरासत में भेजा। आबकारी नीति मामले में आप नेता संजय सिंह को दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को 10 अक्टूबर तक ईडी हिरासत में भेज दिया। उन्हें बुधवार को करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सीबीआई और ईडी से सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से सवाल किया कि आप नेता के खिलाफ किन आधारों पर मुकदमा दर्ज किया गया। डेंगू वार्ड में नहीं मिले मरीज, गंदगी देख नाराज हुई टीम। अस्पताल में बाहर की दवाइयां देख उठे सवाल। अस्पताल में मचा रहा हड़कंप। सीएचसी पहुंची जांच टीम। डेंगू वार्ड बंद मिला। सीएचसी पर गुरुवार और अचानक प्राइवेट कार में डेंगू वार्ड का निरीक्षण पहुंचे तो मौके पर ताला लगा मिला। पर टीम में शामिल एडी एवं जेडी से नाराजगी जताई। आनन फानन में टीम के सामने डेंगू वार्ड का ताला खोला गया और उसके बाद टीम ने वार्ड का निरीक्षण किया, लेकिन मौके पर एक भी मरीज भर्ती नहीं होने पर सवाल खड़े हो गए। उसके बाद टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के एक वार्ड में बाहर की दवाई मिलने पर मौजूद चिकित्सक ने टीम को जवाब नहीं दे पाया। टीम ने बाहरी दवाई को लेकर नाराजगी जताते हुए बाहरी दवाई लिखने वाले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। गुरुवार को मवाना सीएचसी पर अचानक प्राइवेट कार से पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉ. अर्चना त्यागी एवं ज्वाइंट डायरेक्टर मेरठ डॉ. अशोक तालियान ने औचक बनाए गए डेंगू वार्ड को देखा जो मौके पर बंद पाया गया। इस पर एडी ने नाराजगी जताते हुए डेंगू वार्ड बंद रखने का कारण पहुंचा। इस दौरान मौजूद चिकित्सक अधीक्षक डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि डेंगू का कोई मरीज अस्पताल में नहीं आ रहा है। बुखार के मरीजों का ओपीडी में उपचार किया जा रहा है। इस पर टीम ने नाराजगी जताते हुए डेंगू वार्ड का तैयार कर साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ मरीज भर्ती करने के लिए कहा। उसके बाद टीम ने मवाना सीएचसी पर ओपीडी एवं अन्य व्यवस्थाओं को देखा। अस्पताल में सभी व्यवस्थाओं को देखने के बाद टीम जब एक वार्ड में पहुंची और वहां भर्ती एक मरीज के पास बाहर की दवाई देखी और मरीज से दवाई बाहर से लाने का कारण पूछा। मरीज से कारण पूछने के दौरान मौके पर मौजूद चिकित्सक चुप्पी साध गए। इस पर एडी ने चेतावनी दी कि बाहर से दवाई लिखने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अर्चना त्यागी और डॉक्टर अशोक तालिया लैब के साथ इमरजेंसी का भी निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाहर से दवाई लिखने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई। जॉइंट डायरेक्टर डा अशोक तालिया ने बताया कि डेंगू को लेकर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया था। मौके पर डेंगू वार्ड बंद पाया गया और साफ सफाई व्यवस्था भी सही नहीं पाई गई। निरीक्षण के दौरान मरीज के पास बाहर की दवाई मिली है, जिसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। बाहर की दवाई नहीं लिख जानी चाहिए। अस्पताल में सरकार द्वारा सभी प्रकार की दवाई भेजी जा रही है। बाहर की दवाई लिखने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर बोले, मरीज स्वयं लाया बाहर से दवाई। मवाना सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान एक वार्ड में मरीज द्वारा बाहर से लाई गई दवाई रखी थी, जिसे जांच टीम ने देखने के बाद नाराजगी जताई। वहीं मरीज ने बताया कि वह दवाई स्वयं बाहर से लेकर आया है, डॉक्टर द्वारा दवाई बाहर से नहीं लिखा है। डॉक्टर ने बताया टीम ने डेंगू वार्ड को चालू करने व मरीज भर्ती की बात भी कही। डीजल की घटतौली पर किया हंगामा। हस्तिनापुर के खादर क्षेत्र के गांव रठौरा खुर्द चौराहे के समीप इंडियन ऑयल कंपनी के पेट्रोल पंप पर घटतौली करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और मामले की सूचना पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को दी। पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल में घटतौली का खेल रुकता नजर नहीं आ रहा है, जिसका एक उदाहरण खादर क्षेत्र में देखने को मिला। रठौरा खुर्द के चौराहे के समीप इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मौजूद है, जहां पर टूटी सड़क को दुरुस्त करने के लिए पैच वर्क का कार्य किया जा रहा है। ठेकेदार अरुण ने बताया कि उसने 2000 रुपए का डीजल खरीदा। उसी डीजल को वह मापकर अपने इंजन में डालने लगा तो तेल 3 लीटर कम निकला। इसके बाद उसने यह सूचना आसपास के लोगों को दी और अपने कर्मचारियों से दोबारा डीजल मंगाया गया। दूसरी बार डीजल मांगने पर तेल कम पाया गया। इसके बाद उन्होंने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर घटतौली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। पेट्रोल पंप मालिक दालचंद का कहना है कि उनके पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल मानक के अनुसार पूरा है, जिसकी जांच भी की जा चुकी है। एसडीएम मवाना अखिलेश यादव का कहना है कि शिकायत के आधार पर डीजल पेट्रोल में घटतौली करने वाले पंपों की जांच कराकर कार्रवाई कराई जाएगी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई 007 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। राजू भाई। क्षतिग्रस्त अप्रोच रोड पर धंसा मिट्टी से भरा डंपर। हस्तिनापुर मवाना चांदपुर मार्ग को जोड़ने वाले गंगा नदी की पुल की अप्रोच रोड पर मिट्टी से भरा एक डंपर धंस गया। इससे आवागमन बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लगभग 2.5 माह तक आई गंगा नदी की बाढ़ से भीकुंड गांव के समीप पुल की अप्रोच रोड बह गई थी और लगभग 100 मीटर की दूरी तक अप्रोच रोड को ध्वस्त कर दिया था। इससे आवागमन बाधित हो गया था। बाढ़ का पानी उतर जाने के पश्चात भी जब लोक निर्माण विभाग द्वारा अप्रोच रोड दुरुस्त नहीं करा पाई तो चांदपुर, जलीलपुर व नूरपुर तक प्रतिदिन जाने वाले अध्यापकों ने चंदा एकत्र कर अप्रोच रोड दुरुस्त कराई। इससे छोटे वाहन, कार व बाइक आने जाने लगी। परंतु गुरुवार सुबह एक मिट्टी से भरा डंपर धंस गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। वहीं ड्यूटी पर जाने वाले अध्यापकों व अन्य लोगों का था। डंपर धंस जाने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। काफी देर बाद जब लोगों ने हंगामा करना प्रारंभ कर दिया और बिजनौर पुलिस मौके पर पहुंची तो डंपर का चालक पुलिस को देखते ही मिट्टी पलटकर चांदपुर की ओर चला गया। पुलिस को सूचना दी पर कोई नहीं पहुंचा। लोगों का कहना है उन्होंने इस संबंध में हस्तिनापुर पुलिस को भी सूचना दी परंतु कोई नहीं पहुंचा। लोगों में यह भी चर्चा रही कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मिट्टी खनन न होने का दावा करते हैं तो फिर ये मिट्टी से भरे डंपर कहां जा रहे थे। लगभग 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद मार्ग को सुचारू किया जा सका। एसटीएफ ने नकली करेंसी छापने वाले 3 दबोचे। मेरठ यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने नकली नोटों की छपाई और सप्लाई करने वाले गैंग के 3 बदमाशों को गुरुवार को मेरठ में दबोचा है। आरोपियों से 2 लाख की नकली करेंसी और नोट छापने वाला प्रिंटर समेत काफी सामान बरामद किया है। आरोपी यहां मेडिकल क्षेत्र के हनुमान विहार कॉलोनी स्थित मकान में रुके थे। गिरोह का सरगना मुजफ्फरनगर का हिस्ट्री शीटर अपराधी और एक स्टूडियो संचालक बताए गए हैं। मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दिल्ली एनसीआर में नकली नोटों की छपाई और सप्लाई करने की सूचना एसटीएफ को मिली थी। नोएडा एसटीएफ ने कुछ लोगों को चिन्हित किया। खुलासा हुआ मेरठ में नकली नोट छापने के बाद इन्हें 35% कमीशन लेकर सप्लाई किया जा रहा है। गुरुवार को एसटीएफ नोएडा यूनिट ने मेडिकल क्षेत्र के हनुमान विहार कॉलोनी में एक मकान पर दबिश दी। यहां से एसटीएफ ने पप्पू तुल्हेड़ी निवासी मुजफ्फरनगर, देशपाल उर्फ पप्पू निवासी सरधना और ऋषि निवासी बढ़ला कैथवाड़ा मुंडाली को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 2,03,600 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। इन तीनों आरोपियों के खिलाफ मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देश का दबदबा बढ़ने से विपक्ष परेशान। मोदी जोधपुर जबलपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गुरुवार को कहा कि वह भाजपा का विरोध करते हुए भारत का ही विरोध करने लगी। मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन कांग्रेस को इससे दिक्कत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया।
राजस्थान के जोधपुर में विकास परियोजनाओं का अनावरण करने के बाद एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक, महिलाओं पर अत्याचार और लाल डायरी जैसे मुद्दों को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार व दंगों के मामलों में राज्य को देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। विदेश में देश का डंका। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका से लेकर सिंगापुर व जापान तक में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन कांग्रेस वालों को यह अच्छा नहीं लगता, उनको दुख होता है। मोदी ने कहा, भाजपा सरकार ने भारत को 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया, लेकिन कांग्रेस को इससे भी परेशानी है, लेकिन यह मोदी की गारंटी है। देख लेना, कुछ ही वर्षों में मोदी देश को 10वें नंबर से पहले 3 में पहुंचा कर रहेगा। कई परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने एक अन्य समारोह में रिमोट बटन दबाकर 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास पट्टिकाओं का अनावरण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गैर मौजूदगी पर तंज कसते हुए कहा कि यह सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन सीएम अनुपस्थित थे। उन्हें भरोसा है कि अगर मोदी आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं भी उनको कहता हूं, आप विश्राम लीजिए, हम संभाल लेंगे। आजादी सिर्फ एक परिवार ने नहीं दिलाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मोदी ने कहा कि देश को आजादी सिर्फ एक परिवार ने नहीं दिलाई और न ही देश का विकास सिर्फ एक परिवार ने किया है। वह वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान तथा अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में भी सड़क, रेल, ऊर्जा, आवास और पेयजल से जुड़ी 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का अनावरण किया। द वैक्सीन वॉर फिल्म के निर्माताओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म द वैक्सीन वॉर के निर्माताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह फिल्म आने वाली पीढ़ियों के काम आएगी। मोदी ने कहा, मैंने सुना है कि आजकल एक फिल्म आई है, द वैक्सीन वॉर। भारत में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो रात दिन मेहनत की, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने जो अद्भुत काम किया, उन सारी बातों को बढ़िया तरीके से दर्शाया गया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरा। मोदी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपनी तरफ से राजस्थान के विकास के लिए हर कोशिश कर रही, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर बहुत दुख होता है। उन्होंने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 5 साल में कांग्रेस के कुशासन ने क्या हाल कर दिया। महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया। लाल डायरी का जिक्र कर निशाना साधा। कथित लाल डायरी का जिक्र करते हुए मोदी ने जनता से सवालिया अंदाज में कहा, लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के भ्रष्टाचार की हर काली करतूत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को राजस्थान के हित से ज्यादा अपना वोट बैंक प्यारा है। कांग्रेस को राजस्थान की महिलाओं की किसी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। पर्यटन में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का संकल्प राजस्थान को पर्यटन में नंबर 1 राज्य बनाने का है और इसके लिए हम राजस्थान के कोने कोने में विकास को पहुंचा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत जिस स्केल पर काम कर रहा, उसकी पहले कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। महिला आरक्षण पर प्रियंका ने केंद्र सरकार को घेरा। धार, मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महिलाओं के साथ मजाक कर रही है, क्योंकि विधानमंडलों में उनके लिए सीटें आरक्षित करने वाला नया कानून 10 साल तक लागू नहीं किया जा सकता है। प्रियंका ने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के धार जिले के मोहनखेड़ा में गुरुवार को एक जनसभा में बोलते हुए पूछा कि अगर महिला आरक्षण तुरंत लागू नहीं किया जा सकता तो सरकार इस स्तर पर विधेयक क्यों लाई। राहुल गांधी ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक का सभी विपक्षी दलों ने समर्थन किया, फिर पता चला कि इसे 10 साल तक लागू नहीं किया जाएगा, उससे पहले जनगणना कराई जाएगी और परिसीमन होगा, तो फिर इस घोषणा का मतलब क्या था। कांग्रेस नेता ने बताया कि सरकार को नए अधिनियम, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करता है, को लागू करने से पहले परिसीमन करना होगा और इसमें 10 साल लगेंगे। अगर सभी को समान अधिकार है तो जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही। उन्होंने कहा कि बिहार में जाति आधारित जनगणना में पाया गया कि 84% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और दलित है, लेकिन ये लोग सरकारी पदों पर नहीं हैं। लेकिन इस बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो वे भाजपा चुप हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई 007 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। राजू भाई। महिला आरक्षण पर प्रियंका ने केंद्र सरकार को घेरा। धार, मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महिलाओं के साथ मजाक कर रही है, क्योंकि विधानमंडलों में उनके लिए सीटें आरक्षित करने वाला नया कानून 10 साल तक लागू नहीं किया जा सकता है। प्रियंका ने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के धार जिले के मोहनखेड़ा में गुरुवार को एक जनसभा में बोलते हुए पूछा कि अगर महिला आरक्षण तुरंत लागू नहीं किया जा सकता तो सरकार इस स्तर पर विधेयक क्यों लाई। राहुल गांधी ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक का सभी विपक्षी दलों ने समर्थन किया, फिर पता चला कि इसे 10 साल तक लागू नहीं किया जाएगा, उससे पहले जनगणना कराई जाएगी और परिसीमन होगा, तो फिर इस घोषणा का मतलब क्या था। कांग्रेस नेता ने बताया कि सरकार को नए अधिनियम, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करता है, को लागू करने से पहले परिसीमन करना होगा और इसमें 10 साल लगेंगे। अगर सभी को समान अधिकार है तो जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही।
उन्होंने कहा कि बिहार में जाति आधारित जनगणना में पाया गया कि 84% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और दलित है, लेकिन ये लोग सरकारी पदों पर नहीं हैं। लेकिन इस बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो वे भाजपा चुप हो जाते हैं। महिला आरक्षण पर प्रियंका ने केंद्र सरकार को घेरा। धार मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महिलाओं के साथ मजाक कर रही है, क्योंकि विधानमंडलों में उनके लिए सीटें आरक्षित करने वाला नया कानून 10 साल तक लागू नहीं किया जा सकता है। प्रियंका ने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के धार जिले के मोहनखेड़ा में गुरुवार को एक जनसभा में बोलते हुए पूछा कि अगर महिला आरक्षण तुरंत लागू नहीं किया जा सकता तो सरकार इस स्तर पर विधेयक क्यों लाई। राहुल गांधी ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक का सभी विपक्षी दलों ने समर्थन किया, फिर पता चला कि इसे 10 साल तक लागू नहीं किया जाएगा, उससे पहले जनगणना कराई जाएगी और परिसीमन होगा, तो फिर इस घोषणा का मतलब क्या था। कांग्रेस नेता ने बताया कि सरकार को नए अधिनियम जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करता है को लागू करने से पहले परिसीमन करना होगा और इसमें 10 साल लगेंगे। अगर सभी को समान अधिकार है तो जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही। उन्होंने कहा कि बिहार में जाति आधारित जनगणना में पाया गया कि 84% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और दलित है, लेकिन ये लोग सरकारी पदों पर नहीं हैं। लेकिन इस बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो वे भाजपा चुप हो जाते हैं। महिलाओं को नौकरियों में 35 आरक्षण का ऐलान। भोपाल मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान नियम 1997 में संशोधन किया गया है। अधिसूचना के अनुसार किसी भी सेवा नियम में सीधी भर्ती के चरण में राज्य के अधीन सेवा वन विभाग को छोड़कर में सभी पदों का 35% पदों को आरक्षित किया जाएगा, जो क्षैतिज और विभागवार होगा। भाजपा की प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। कांग्रेस ने निशाना साधा। इंदौर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को राज्य में महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण देने के फैसले को चुनावी लॉलीपॉप करार दिया। उन्होंने पूछा कि महिलाओं आरक्षण देने की बात 18.5 साल तक याद क्यों नहीं आई। एयरटेल की 5G सेवाओं का 1 साल पूरा। नई दिल्ली दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल ने 5G प्लस के लॉन्च के 1 साल के भीतर अपने नेटवर्क पर 50 मिलियन से अधिक अद्वितीय 5G ग्राहक जोड़े हैं। भारती एयरटेल के सीटीओ रणदीप सेखो ने बताया कि सबसे तेज रोल आउट में से एक बनाते हुए एयरटेल 5G प्लस सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। अमिताभ बच्चन ने अपना नया लुक साझा किया। मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने गुरुवार सुबह इंस्टाग्राम पर अपना नया रफ लुक साझा किया। इंस्टाग्राम पर साझा तस्वीर में बिग बी ने काले रंग की लेदर जैकेट के साथ सफेद टी शर्ट और ग्रे ट्राउजर और काले रंग के ही चमड़े के बूट पहन रखे हैं। इसके अलावा बिग बी ने चश्मा और गले में लाल रंग का स्कार्फ लपेटा हुआ है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, पहले ऐसे दिन नहीं थे, अब आए हैं दिन। रियायती आवास ऋण योजना का रास्ता साफ। केंद्र सरकार जल्द ही शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए होम लोन पर सब्सिडी योजना की शुरुआत करेगी। व्यय वित्त समिति ईएफसी ने इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां इसे मंजूरी मिल सकती है। हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों हरदीप सिंह पुरी ने भी इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की उन योजनाओं जिनका बजटीय आवंटन 500 करोड़ रुपए से अधिक होता है, उन्हें ईएफसी द्वारा मंजूर किया जाता है। ईएफसी की अध्यक्षता व्यय सचिव करते हैं। अधिकारी के मुताबिक ईएफसी ने रियायती होम लोन योजना के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब इसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। ब्याज पर 6% की छूट संभव बताया जा रहा है कि योजना का अनुमानित बजट करीब 60,000 करोड़ रुपए होगा और यह योजना 5 वर्षों तक चलेगी। इसके तहत कम दरों पर होम लोन की पेशकश की जाएगी और ब्याज में सब्सिडी का बोझ सरकार उठाएगी। सब्सिडी 20 साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपए से कम के होम लोन पर उपलब्ध हो सकती है। लोन राशि पर प्रति वर्ष 3 से 6% की ब्याज छूट मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने की थी इसकी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार एक नई योजना लाएगी जिससे उन परिवारों को लाभ होगा जो शहरों में किराए के घरों, झुग्गी झोपड़ियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं। मौजूदा आवासीय योजना से एकदम अलग होगी। यह योजना मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पीएमएवाई से अलग होगी। पीएमएवाई के तहत शहरी गरीबों के लिए मौजूदा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की तुलना में नई योजना के लिए पात्र घरों का कारपेट एरिया काफी अधिक होने की संभावना है। क्या कहा था केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने? हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही गृह ऋण पर ब्याज छूट योजना की शुरुआत करेगी। हम इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। योजना के अंतिम विवरण को बहुत जल्द जारी किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने एक शोध में 2 साल पहले ही किया था आगाह। झील के फटने से निचले इलाके बुरी तरह हो सकते हैं प्रभावित। सिक्किम में पहले से था तबाही का अंदेशा।
सिक्किम में बादल फटने से होने वाली तबाही का अंदेशा पहले से ही था। अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने एक शोध में 2 साल पहले आगाह किया था कि भविष्य में सिक्किम की दक्षिण लहोनक झील फट सकती है। इससे झील के निचले इलाके बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड GLOF कहते हैं। शोध वर्ष 2021 में जोमोर्फोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ था। अमेरिका के डेटन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रिया के ग्राज विश्वविद्यालय और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ये दावा किया था। शोध में वैज्ञानिकों ने बताया था कि दक्षिण लहोनक झील का स्तर हिमनद के पिघलने की वजह से बीते 1 दशक में खासा बढ़ा है और हिमनद झील के फटने से बाढ़ GLOF का खतरा बढ़ गया है। हिमनद झील के फटने से बाढ़ तब आती है जब हिमनद के पिघलने से बनी झील में अचानक से बाढ़ आ जाए। यह कई कारणों से होता है, जैसे झील में बहुत सारा पानी जमा हो जाए। शोध के अनुसार 1962 से 2008 के बीच हिमनद करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। 2008 से 2019 के बीच और 400 मीटर और पीछे गए हैं। झील का दायरा अचानक घटा। NRSC ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया है लहोंक झील का दायरा ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण लगातार बढ़ रहा था। 28 सितंबर को लहोंक झील का क्षेत्रफल 167.4 हेक्टेयर था। बादल फटने के बाद 4 अक्टूबर को यह घटकर 60.3 हेक्टेयर रह गया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि झील से निकले पानी ने निचले इलाकों में किस तरह की तबाही मचाई है। हजारों मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं कई झीलें। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के मुताबिक सिक्किम में 733 हिमनद झीलें हैं और 288 झीलें 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित हैं। झील समुद्र तल से 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील लहोनक हिमनद के पिघलने से बनी है। 22 जवान बह गए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि सेना के 22 जवानों की तलाश जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बाढ़ के तेज बहाव में सेना के सभी जवान निचले इलाकों में बह गए हों। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले व फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।